सब पार्ट हिस्ट्री। आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये हमारा चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मली एनसीईआरटी की बुक में ये हमारा जो चैप्टर है पेज नंबर 1 ही है। इसमें सबसे पहले एक पिक्चर चैप्टर के बिगनिंग में आपको दिखाई गई है। ये पिक्चर जो है ये 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू के द्वारा बनाई गई थी और इस पिक्चर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस नाम से इसे टाइटल किया गया चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। इस पिक्चर में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है कि द पैक्ट बिटवीन नेशंस, यानी कि देशों के बीच एक समझौता। ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोर्यू 1848, यानी इस जो मुद्रित जो सामग्री आपको उपलब्ध कराई है ये फ्रेडरिक सोर्यू ने कराई है, उनके माध्यम से कराई गई है 1848 में, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न देशों के बीच जो यूरोप के छोटे छोटे देश थे उनके बीच जो एक समझौता था राष्ट्रवाद को लेकर, उस पिक्चर को विजुअलाइज करने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है इस पिक्चर के माध्यम से। तो हम चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। In 1848, फ्रेडरिक सोर्यू ए फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेडरिक सोर्यू जो थे 1848 की बात है कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने सीरीज़ में यानी एक के बाद एक जो थी वो कंटिन्यू 4 पिक्चर्स जो थी उनको विजुअलाइज किया। हिज ड्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड दैम, यानी कि उन्होंने 4 चित्र जो थे वो क्रम से बनाए थे और इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने मुद्रित करने की कोशिश की थी विजुअलाइज करते हुए, यानी उनकी पिक्चर जो है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो लोकतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र की जो व्यवस्था थी और उसके लिए उन्होंने जो अपना स्वप्न देखा था उस स्वप्न को उन्होंने चित्र के माध्यम से यूरोप वासियों के समक्ष रखा था। द फर्स्ट प्रिंट, ये पहला ऐसा चित्र था ऑफ द सीरीज, जो कि सीरीज में यानी क्रमशः 1 2 3 करके ऐसे बनाया गया था। तो द फर्स्ट प्रिंट, पहला प्रिंट था ये ऑफ द सीरीज क्रम से, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जिसमें कि यूरोप ही नहीं अमेरिका के लोगों को भी प्रदर्शित किया गया था। मेन एंड वुमेन, इसमें पुरुष और महिला को भी यहाँ पर विजुअलाइज करने की उन्होंने कोशिश की। ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, जिसमें कि यूरोप के अमेरिका के महिला पुरुष सभी लोगों को यहाँ सम्मिलित किया गया था। वे ऑल एजेस मीन्स सभी आयु वर्ग के थे एंड सोशल क्लासेस यानी अलग अलग सामाजिक वर्गों के थे। अलग अलग सामाजिक वर्गों का मीन्स कि उस समय यूरोप में जिस प्रकार से सोशल सिस्टम जो वहाँ का डिवाइड था, क्योंकि 9th क्लास में हमने जो चैप्टर था आपका फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग है वो उसी चैप्टर से रिलेट करते हुए आपके सामने आएगी, तो आप आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या था कि सोशल क्लासेस, जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रांस देश था उसका समाज 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट था क्लैरेजी, सेकंड था नोबिलिटी एंड थर्ड क्लास जो था वो था कॉमन पीपल्स। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट उन्हें कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट को क्लैरेजी कहा जाता था, जो कि राजा के दरबारी होते थे, राजा के डियर एंड नियर वन होते थे, वे कहलाते थे। उन्हें बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी, क्लास 9th में आपने जैसा कि पढ़ा है। सेकेंड क्लास जो थी
उसे सेकंड स्टेट कहा जाता था। ये लोग नोबिलिटी होते थे। फर्स्ट क्लास के बाद जो वर्ग आता था उसे इसमें शामिल किया जाता था। उन्हें भी स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी एंड उन्हें टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रखा जाता था। यानी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग थे यानी क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रखा जाता था। बाय बर्थ उन्हें प्रिविलेजेस दी जाती थी, उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती थी। तो इस प्रकार का समाज उस समय था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर और सामाजिक गणतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि यूरोप में जो है वो राष्ट्रवाद का उदय हो। यूरोप के जो बिखरे हुए छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं, उनको संगठित किया जा सके, यूरोप को पावरफुल बनाया जाए। तो इस सारी विचारधारा को लेकर उन्होंने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को प्रदर्शित किया, जिसमें कि सभी आयु समूह के लोग यानी बच्चे, बूढ़े और जवान उसमें शामिल किए गए। सोशल क्लासेस मीन्स जो वहाँ के डिवाइडेड सोसाइटी थी, उन सभी लोगों को एक साथ लाकर खड़ा करने की कोशिश की। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि वे सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं और एक लंबी चेन है जो यानी एक मानव श्रृंखला है जो चली आ रही है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। और क्या हो रहा है कि ये सभी जो लोग हैं वो पैदल चलते हुए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसके पास आकर इकट्ठा होते जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। मीन्स कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें जो फीमेल फिगर है उसे लिबर्टी का एक सिंबल, एक प्रतीक बनाया गया। यानी महिलाओं के एक रूप को उन्होंने एक एलिग्री बना दिया, एक ऐसा प्रतिरूप बना दिया जिससे कि लोगों को फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी के बारे में बात करने का एक मादा बना दिया, एक माध्यम बना दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो था उसके पास से वे सभी गुजरते जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, यानी उस समय के जो ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये चित्र बनाया, द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। उसमें क्या हुआ था कि इन जो ये फीमेल फिगर थी उनको एलिग्री के तौर पर पर्सोनिफाई किया गया था। पर्सोनिफाई का मतलब कि फीमेल को ही क्यों किया गया था, क्योंकि फीमेल क्या होती हैं कि बहुत ही धैर्यवान होती हैं, वो बहुत संवेदनशील होती हैं। तो उस समय जो समाज में बिखराव था तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक महिला को इसका प्रतिरूप बनाया ताकि उस समय की जो उथल पुथल थी यूरोप के समाज में उसे बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णयों को लेते हुए सभी वर्गों को, सभी आयु समूह के लोगों को एक किया जाए। एक प्रतीक समाज में यानी कि यूरोप के समाज में एक प्रतीक के रूप में उन्हें स्थापित करने की कोशिश की। तो इस तरह की विचारधारा उनकी थी। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। यानी आपने देखा कि जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उनके एक हाथ में एक टॉर्च है। टॉर्च का मतलब कि वो एक हाथ में एक प्रकाशित उन्होंने स्तंभ ले रखा है जो कि टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान का प्रकाश है। और ज्ञान के प्रकाश से वहाँ का जो बिखरा हुआ समाज था उसको एकीकृत किया जाए, उसे यूनिफाई किया जाए। इसलिए उन्होंने उसको पर्सोनिफाई करते हुए क्या किया कि लिबर्टी की बात करने के लिए एज ए फीमेल फिगर उन्होंने एलिग्री के तौर पर उन्होंने स्थापित किया। शी बियर्स इन वन हैंड, यानी एक हाथ में तो उनके टॉर्च थी जो कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञानवान होना, प्रकाशवान होना, दूसरों को ज्ञान देना, उनके मार्ग को प्रशस्त करने के बारे में बात थी। दूसरा था कि शी बियर्स इन वन हैंड, और दूसरे हाथ में उनके क्या था कि चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कि वो चार्टर था उनके हाथ में जिसमें कि राइट्स ऑफ मैन प्रोवाइड किए गए थे या डिक्लेयर किए गए थे फ्रांस में। जैसा कि आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा भी था कि फ्रांस में पहले जब राइट्स की बात हुई, लिबर्टी और फ्रीडम की बात हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1792 के लगभग जो था वो वहाँ पर मेंस को राइट्स दिए गए थे। तो उसमें राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब थे।
तो राइट्स जो थे वो ओनली फॉर मेंस थे। तो वो चार्टर भी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उनके एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में उन्होंने चार्टर ले रखा है जिसमें राइट्स ऑफ मैन की बात हुई। तो ऑन द अदर मीन्स दो हाथ उन्होंने दिखाए उस वुमेन एलिगरी के। एक हाथ में टॉर्च थी जो कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी और दूसरे हाथ में उनके क्या था कि वो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि जो चार्टर था जिसमें कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर ओनली मैन, वो चार्टर था जो कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। ऑन द अर्थ इन द foreground of image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution। यानी धरती पर उस समय तक जो स्टेट्स थे, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि उन्हें बहुत ही बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे। यूरोप के छोटे छोटे देश थे जो आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से, उनका वैमनस से लड़ाइयाँ होती रहती थी। उनकी कोई अपनी निश्चित सीमाएं नहीं थी, उनकी अपनी कोई निश्चित भाषाएं, उनके राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि लोगों को प्रकाशवान करने के लिए टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो था उसको रिप्रेजेंट किया था वुमेन एलिगरी के माध्यम से। तो here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the other charter of the rights of the men in the other। मैंने ये आप लोगों को बताया ये on the earth in foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। यानी कि उस समय जो भी संस्थान थे वहाँ पर, वो अगर हम आज इमेजिन करें तो हमें लगता है कि वो बहुत बिखरे हुए थे उनके। मैंने भी आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया कि वो सब कुछ बहुत बिखरा हुआ था। वहाँ कोई निश्चित सीमाएं, निश्चित भाषाएं, निश्चित राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब चीज़ें दिखती नहीं थी। जो इंस्टीट्यूशंस थे वो एब्सोल्यूटिस्ट टाइप से थे। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम of rule that has no restraints on the power exercised। ठीक है। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। इसका मतलब कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है। लिटरली इसका मतलब होता है कि एक सरकार चलाने का ऐसी प्रणाली जो एक सेल्फ सेंटर्ड मोनार्कियल सिस्टम हो, एक ऐसा राजतंत्र जो सेल्फ सेंटर्ड हो, सैन्य ताकत हो उनके पास, रिप्रेसिव हो, लोगों को यानी रिप्रेस कर सके, दबा सके, कुचल सके, उनके विचारों को दबा सके, उनको प्रभावित कर सके और उनको ऐसे प्रभावित करे कि वे अपनी बात ना कह पाएँ। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो एब्सोल्यूटिस्ट कहलाई। तो वहाँ इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते थे। तो ये सभी चीज़ें देखकर फ्रेडरिक सोरियू जो थे वो बहुत ही द्रवित होते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये एक पिक्चर जो थी, जो हमारे चैप्टर के बिगिनिंग में हमें दिखाई दे रही है, ये पिक्चर उन्होंने बनाई और ये 4 पार्ट्स में थी, जिसमें कि उन्होंने जो उस समय का समाज था उसको अलग अलग रूप में दिखाने की कोशिश की, जिससे कि यूरोप के जो बिखरे जो परंपराएं थी, जो बिखरे हुए जो नेशन स्टेट्स थे, उनके बारे में बात की जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके राष्ट्रवाद के बारे में। तो इस सारी बातों को लेकर जो है वो उन्होंने अपने चित्र बनाए। इन सोरियू यूटोपियन विज़न, यानी सोरियू जो थे, फ्रेडरिक सोरियू जो थे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनका विज़न जो था, उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, यूटोपियन। अब बात आती है कि यूटोपियन क्या होता है। यूटोपियन ए विज़न ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का दृष्टिकोण, दैट इज सो आइडियल, जो कि बहुत ही आदर्श हो, दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी वो चाहते थे, वो एक ऐसी समाज का एक ऐसा रूप चाहते थे जो कि यूटोपियन हो, जिसमें कि वास्तविक रूप से यूरोप का जो समाज जैसा कि पहले से चला आ रहा था वो ना रहे, बल्कि वहाँ पर राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ वुमेन, इक्वलिटी, फ्रीडम,
फ्रेटर्निटी, आपके जो नेशनल सिंबल्स, इन सब के बारे में बात हो, नेशनल लैंग्वेजेस हों, सब कुछ, सब लोग मिलकर रहें, एक साथ रहें, तो ये सारी बात जो थी वो चाहते थे। और इसके लिए उनका जो विज़न था, जो उनका अपना दृष्टिकोण था, वो कैसा था, यूटोपियन था। और उस यूटोपियन अपनी थिंकिंग को ही वो एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहते थे, जिससे कि वो अपने जो आसपास का यूरोप देख रहे थे उसे देखकर वो बहुत द्रवित होते थे, जिसको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 4 चित्र बनाए। तो द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। वो ऐसा चाहते थे कि विश्व के जो देश हैं वो क्या करें कि वर्ल्ड आर ग्रुप्ड, यानी मिलजुल कर रहें, एज डिस्टिंक्ट नेशंस, जो अलग अलग नेशंस थे, उनकी अपनी आइडेंटिटी हो, उनकी अपनी अपनी पहचान हो, थ्रू देयर फ्लैग्स, उनके अपने अपने राष्ट्रीय ध्वजों के आधार पर, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, उनकी अपनी राष्ट्रीय परिधान हो, परंपराएं हों, राष्ट्रीय प्रतीक हों, जिनके आधार पर एक निश्चित पहचान उनको मिले, ऐसा दृष्टिकोण था उनका। लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास्ट, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। उन्होंने क्या किया कि इस पूरा जो मूवमेंट इन पिक्चर्स के माध्यम से वो चला रहे थे, यानी जिस आंदोलन को वो लीड कर रहे थे, उस आंदोलन के माध्यम से वो चाहते थे कि जो स्टैच्यू उन्होंने एलिग्री के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे कहा गया वहाँ पर क्या क्या कहा गया था, जो आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, उनको अगर प्रतिरूप उन्होंने बनाया था तो उसमें उन्होंने कहा कि लिबर्टी यानी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि हर देश को अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और यूरोप में अब वो समय है कि हर देश जो है वो अपनी उदारवादी जो परंपराएं हैं उनकी शुरुआत करे। इससे पहले क्योंकि राजाओं वाले जो युग था वो था, तो उस समय क्या था कि राज्य बहुत ही बिखरे हुए होते थे, आपस में लड़ाइयाँ, वैमनस्य जो था, और जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा कि अब इनको समाप्त करने का समय है। तो जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वहाँ पर जो लिबर्टी को लेकर व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था अब हमारे यूरोप में भी होनी चाहिए। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब वो टाइम आ गया है जब नेशन स्टेट्स की स्थापना की जानी चाहिए। और अगर हम इस चैप्टर के आधार पर देखें तो बार बार कहीं हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं लास्ट में कि जो फ्रांस एक देश था, जिसे हमने 9th क्लास में भी रिवॉल्यूशन के रूप में पढ़ा, वो एक ऐसा देश था, वो एक ऐसी क्रांति और बदलाव लेकर आया दुनिया के लिए कि जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम की बात सबसे पहले हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब जो दृष्टिकोण है वो बदल जाना चाहिए और नेशन स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषाएं यानी आधिकारिक भाषाएं, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, उनके अपने जो नेशनल फ्लैग्स हैं होने चाहिए, उनकी अपनी बाउंड्रीज तय होनी चाहिए, सब कुछ तय होना चाहिए। और साथ ही जो वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना भी जो है वो एक राज्य का काम है। तो आइडेंटिफिएबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, फ्रांस जो देश था उसकी आइडेंटिटी जो थी अब किसके आधार पर थी, उनके क्रांतिकारी तिरंगे झंडे के आधार पर। यानी फ्रांस को जो पहचान मिली वो उनके नवगठित जो उनकी सरकारें थी उनके आधार पर, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो राष्ट्रीय ध्वज था उनके आधार पर। लेकिन ये बदलाव वहाँ भी किसके कारण हुआ था, रेवोल्यूशन के द्वारा, क्रांति के द्वारा। किस विचारधारा को लेकर क्रांति हुई थी वहाँ पर कि लोग जो थे वो मोनार्की को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोनार्की क्या करता था कि केवल 2 जो स्टेट्स थे, जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, उनको प्रायोरिटीज़ देता था, उनको टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रखता था, उन्हें नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन की तरह इस्तेमाल करता था, उनके साथ बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जाती थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने कुछ क्रांतिकारी बदलाव
किस बेसिस पर किए थे वहाँ अपने देश में, वो था लिबर्टी एंड फ्रीडम। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम के बारे में बात की जानी चाहिए, राइट्स ऑफ मैन जो है उनको मिल गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि डिक्लेरेशन ऑफ वुमेंस भी वहाँ पर हो गया था, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम से जो मूवमेंट्स चलाए गए थे उनको भी उनमें वहाँ पर बड़े स्केल पर महिलाएं जो थी वो शामिल हुई और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी बात की। तो ये सब कुछ जो था ये फ्रांस ने शुरुआत की थी, तो फ्रांस को कहीं ना कहीं इसमें कनेक्ट किया गया। हैज़ जस्ट रीच द स्टेच्यू, यानी कि अगर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचना है, उसकी विचार तक पहुंचना है, उसकी गहराई तक पहुंचना है, तो ये सारी चीज़ें एक देश के पास होनी चाहिए। ठीक है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। कि अब बात आ रही थी जर्मनी देश की, वहाँ के लोग भी जो थे वो इन विचारधाराओं का अनुकरण कर रहे थे और उनका जो राष्ट्रीय ध्वज था जिसे वो बियर करते थे वो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग था। तो अब एक देश की पहचान जो थी वो राष्ट्रीय ध्वज से हो रही थी। उसके बाद फिर इसी पेज पर, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में बच्चों पेज नंबर 4 है, 4 में आपको एक ब्राउन कलर का बॉक्स दिया है जिस पर लिखा हुआ है सोर्स ए। वहाँ पर एक टॉपिक है जिस टॉपिक को डिस्क्राइब किया है एक राइटर थे जिसका नाम था अर्न्स्ट रेनॉन। उन्होंने एक राष्ट्र क्या होता है इस पर अपनी व्याख्या दी। तो उनका टॉपिक है व्हाट इज़ ए नेशन, एक नेशन क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी, यानी जो अर्न्स्ट रेनॉन थे एक बार वो यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन, और ये यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन इन 1882, यानी 1882 की बात है कि अर्न्स्ट रेनॉन नाम के एक लेक्चरर थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। टॉपिक था उनका व्हाट इज़ अ नेशन। तो द फ्रेंच फिलोसोफर, वे फ्रेंच फिलोसोफर थे। फिलोसोफर वर्ड का मतलब क्या होता है? दार्शनिक, यानी उस जिसकी विचारधारा जो हो वो दर्शन से जुड़ी हुई हो, यानी जिसका विज़न जो है वो बहुत ही क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो इस प्रकार के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था अर्न्स्ट रेनॉन। इनका टाइम पीरियड था यूरोप में 1823 टू 19 एक सेकेंड, अर्न्स्ट रेनॉन इनका टाइम था यूरोप में 1823 टू 1892, ये उनका वहाँ पर टेन्योर रहा। और इस समय में उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने लेक्चर्स डिलीवर किए और लोगों को अपनी फ़िलॉसफी जो थी उसके बारे में लोगों को बताया। आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स ए नेशन, यानी उनका जो टॉपिक था उसकी आउटलाइन जो थी वो था कि व्हाट इज़ अ नेशन एंड व्हाट मेक्स ए नेशन। आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स ए नेशन, यानी क्या आउटलाइन है जो एक नेशन को बनने की प्रक्रिया को पूरा करती है। तो ये व्यक्ति कौन थे इनके बारे में हमें याद रखना है। इनका नाम था अर्न्स्ट रेनॉन, ये एक फिलोसोफर थे। 1823 टू 92 ये इनका टेन्योर रहा वहाँ पर। ये एज लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे और जिस समय लेक्चर डिलीवर कर रहे थे वो ईयर था 1882। टॉपिक था व्हाट इज़ अ नेशन और उन्होंने इस विषय पर अपनी विचारधारा रखी। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड, बाद में उनका ये जो लेक्चर था ये संपादित भी हुआ एज ए फेमस ऐसे, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध के रूप में। इंटाइटल्ड व्हाट इज़ ए नेशन, जिसको कि टाइटल दिया गया था व्हाट इज़ ए नेशन, यानी इस आउटलाइन पर उन्होंने एक ऐसे के रूप में इसे पब्लिश कराया और वहाँ के लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। इन दिस ऐसे रेनॉन क्रिटिसाइजेज द notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। ठीक है, यानी इस निबंध के माध्यम से उन्होंने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जो एक राष्ट्र के बारे में अपनी विचारधारा अलग अलग रखा करते थे।
तो उन्होंने एक कॉमन जो फिलॉसफी थी एक नेशन स्टेट को लेकर, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तभी राष्ट्र बन सकता है जब उसकी कॉमन लैंग्वेज हो, रेसेस हो, रिलीजन हो और टेरिटरी हो। यानी अगर ये सारी समानताएं होती हैं तो एक स्कैटर्ड स्टेट जो उस समय यूरोप के यानी सिनेरियो में देखे जा रहे थे, उन्हें एक टाइम बाउंड किया जा सकता है, एक बॉर्डर बाउंड किया जा सकता है, एक सीमा में बांधा जा सकता है। तो इस तरह की उनकी विचारधारा थी। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र जो है वो एकदम से राष्ट्र नहीं बन जाता, उसका एक बहुत लंबा अतीत होता है, यानी कि उसका जो एक पास्ट होता है वो काफ़ी लंबा होता है। उसके आधार पर ही एक राष्ट्र को अपनी पहचान मिलती है। ऑफ इन्वेडर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, यानी उस अतीत में उस राष्ट्र का अपने राष्ट्र के प्रति बहुत सारा समर्पण होता है, बहुत सारे बलिदान होते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप होते हैं जो कि उनके बलिदानों के बारे में याद दिलाते हैं, जिससे कि उनके एक लंबे अतीत का पता चलता है। ए हीरोइक पास्ट, यानी एक ऐसा एक नायक होता है, एक अतीत जो है किसी देश का एक नायक होता है। एक नायक होता है मीन्स कि वो राष्ट्र अतीत में कितना बहादुर रहा, उन्होंने क्या क्या बलिदान किए, कौन कौन बलिदानी थे, कौन कौन क्रांतिकारी थे, उनके योगदान क्या रहे, ये सारी बातें उसमें शामिल की। ये हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, यानी हर देश में अपने अपने जो महान योद्धा होते हैं, वहाँ के जो महान यानी ग्रेट थिंकर्स होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके बारे में। ग्लोरी, उनके बारे में, उनके गौरवान्वित करने वाले जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उन सभी के बारे में उन्होंने बात की। दैट इज़ द सोशल कैपिटल, यानी उसके बाद ही, इन सभी के बाद ही किसी देश को एक सोशल कैपिटल, एक सामाजिक राजधानी के रूप में सर्वमान्य तौर पर स्थापित किया जा सकता है। अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया, और उसके बाद ही जो है उन सभी विचारधाराओं के आधार को एक नेशनल आइडिया बनाया जा सकता है, तभी एक राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। टू हैव कॉमन ग्लोरियस इन द पास्ट, जो कि एक बहुत ही सामान्य गौरवान्वित करने वाला अतीत जो है वो किसी राष्ट्र की को राष्ट्र बनने की शर्त को पूरा करता है। टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और उसके बाद कि अब एक सामान्य यानी सभी एक सर्वमान्य जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी विल, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि जो अतीत में जो कुछ भी हुआ वर्तमान में उस सभी को राष्ट्र के रूप में स्थापित करते समय हम उनका हृदय से स्वागत करें, हम उन्हें हृदय से सर्वमान्य तौर पर उनको वेलकम करते हुए उनको उससे आनंदित हों, अभिभूत हों, ये बात उन्होंने कहा। तो will in the present to have performed great deeds, उन्होंने कहा great deeds together to wish to perform still more। उन्होंने कहा कि उसके बाद ही जब इतना लंबा गौरवपूर्ण इतिहास होगा, इतना लंबा गौरवमयी अतीत होगा, तो क्या होगा कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, जो लोग होंगे, उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे और उसका आदर कर पाएंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। These are the essential conditions of being a people, यानी उन्होंने कहा कि ये सभी बहुत ही इसेंशियल कंडीशंस हैं जो पीपल के लिए ज़रूरी है, यानी उनके उन व्यक्तिगत तौर पर उनके स्वागत योग्य हैं, और इन सभी के बाद ही उसका अपने राष्ट्र, उस व्यक्ति विशेष में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ए नेशन इज़ देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, यानी एक जो राज्य है या एक जो नेशन है, बहुत बड़े पैमाने पर जो सॉलिडरिटी है, जो संप्रभुता की जो भावना है, वो वहाँ के लोगों में जागृत की जा सकती है इन सभी के माध्यम से। इट्स एक्सिस्टेंस इज़ ए डेली प्लेबिसाइट, एक नया वर्ड आ रहा है प्लेबिसाइट। क्या होता है ये प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट, जहाँ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके नीचे ही एक बॉक्स है, वहाँ पर प्लेबिसाइट वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। प्लेबिसाइट मीन्स एक ऐसा डायरेक्ट वोट जो किसी भी यूरोपियन देश
का जो नागरिक था उस समय, वो किसी अच्छे बदलाव के लिए अपने वोट का उपयोग कर सके, और अगर वो बात समाज के लिए भलाई वाली नहीं है तो उसे खारिज भी कर सके। इस तरह का एक राइट जो है उसके लिए उन्होंने प्लेबिसाइट वर्ड का यूज़ किया। प्लेबिसाइट वर्ड जो है ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रांस का सोसाइटी था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उन्होंने 3 भागों की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को समान रूप से डायरेक्ट वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, तभी एक देश जो है वो देश बन सकता है, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन हैं तभी उन्हें सेटिस्फाई किया जा सकता है। ए प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, यानी एक ऐसा प्रांत, एक ऐसा राज्य जहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, अगर उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार दिया जाए, इट इज़ द इनहैबिटेंट। अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। तो क्या होगा कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपने प्लेबिसाइट का उपयोग करते हुए हमेशा अच्छे जो दृष्टिकोण है उसका वहाँ पर समाज को फ़ायदा देने के लिए उपयोग करेंगे, और जो उनके समाज के वेलफेयर के लिए नहीं है जो बातें, उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको खारिज कर देंगे। इसलिए जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनके वेलबींग के लिए इस तरह की चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी था। ए नेशन never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will, यानी कि कोई भी जो वहाँ का सिटीजन है वो अपने राष्ट्र के विरुद्ध नहीं जाएगा, और जो बदलाव है वो सहमति से ही हो जाएगा, तो अपने देश के विरुद्ध नहीं जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ ए गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की भलाई के लिए जो कुछ भी है वो वहाँ के नागरिकों को अवेयर करके और वहाँ नेशनलिज्म की भावना के बाद ही किया जा सकता है, और इसकी आवश्यकता भी इस समय है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ ए गारंटी ऑफ लिबर्टी, यानी यहाँ ये भी आवश्यकता है कि एक सिटीजन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको गारंटी दी जाए, उसका जो राष्ट्र है उसे प्रोटेक्ट करे, उसे ये राइट दे कि जो लिबर्टी उसकी है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसे सेफगार्ड करेंगे, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। यानी उन्होंने बाद में अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाते हुए कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विश्व के किसी भी देश में रहने वाला हो जिसके राइट्स को प्रोटेक्ट उसका देश करता है, वो कभी भी अपने राष्ट्र के विरुद्ध नहीं जा सकता है। इस तरह की विचारधारा थी। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।